Okay, good evening, Shivam. Good evening, Subir. Can you hear me? Open your camera. Open your camera. Subir, are you? हाँ मैम आ गया। मैं जस्ट ऑफिस से लौटा है, अच्छा, अभी घर घुस रहा हूँ। ये तो कैमरा में तो लग रहा कि घर में है और हेलमेट भी पहने नहीं, हुए घर हैं। में नहीं, अभी घर में घुसेंगे अभी। ये अच्छा, हेलमेट है। हाँ ओके, गुड अभी आ इवनिंग। गया। गुड इवनिंग मैम। शिवम, यस मैम। बस दो ही आए हो आज? हाँ मैम, एक्चुअली सपन का बेटी का तबीयत खराब है, अच्छा, तो वो बेटी को लेके वो डॉक्टर के पास गया है। अच्छा, अच्छा। और शशि? शशि सर शायद अभी तक घर लौटा नहीं। इन लोग भी कोई नहीं आए हैं, अंसज और मेघना। चलो, तो लेट अस स्टार्ट बिकॉज नाउ वी आर कमिंग टू ऑलमोस्ट टू द एंड। अब इसके बाद आप लोग जो कुछ मिस किए हैं शुरू में, तो वो फिर बाद में हम लोग देखेंगे। ओके। तो yes, लास्ट टाइम वी वर डूइंग स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। यस मैम। तो उसने हमने बताया था ना कि दो तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एक तो असाइनेबल हो सकता है और एक रैंडम हो सकता है, किसी भी कारण हो जाए, दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। तो देयर विल ऑलवेज बी अ वेरिएबिलिटी। तो वी हैड सेड कि हाउ टू एक्सेप्ट दैट लॉट। कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ इट इज अंडर कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। फॉर दैट वी हैव यूज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो and that for that we had used x bar and r bar chart. और for attribute जैसे कोई डिफेक्ट है या नहीं है, then we had used C chart and P chart. उसमें भी attributes ऐसे हो सकते हैं कि one you can be either it is there or it is not there, or you can have certain number of defects in a unit. जैसे क्लॉथ है तो क्लॉथ में, तो फॉर दैट वी यूजिंग सी चार्ट और फॉर द अदर वन वी वर यूजिंग पी चार्ट। तो ये सब स्टेटिस्टिक्स पर डिपेंडेंट है। जैसे पहले वाले में हम लोग नॉर्मल कर्व लेते हैं, दूसरे वाले में हम लोग पॉइसन कर्व लेते हैं। तो आज वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। कि सैम्पलिंग हम 100% तो हमेशा नहीं कर सकते हैं सैम्पलिंग, बिकॉज आइदर इट विल बी टू एक्सपेंसिव or too time consuming. So we take a sample from the whole lot, उसको देखते हैं कि whether it is accepted or rejected. Based on that, the result of the sample, we make an inference about the population.
जैसे मान लीजिए हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, जैसे रिसर्च कर रहे हैं, तो रिसर्च में भी क्या है, सपोज यू आर वांट टू स्टडी द रीडिंग हैबिट्स ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब जैसे बीएचयू है, बीएचयू में तो सभी तरह के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स भी है, साइंस भी है, मेडिकल भी है, एग्रीकल्चर भी है। अब डिपेंड करता है, सभी का तो एक तरह का रीडिंग हैबिट्स नहीं होगा या टाइप ऑफ लिटरेचर दे लाइक। तो आप आपका पॉपुलेशन क्या है, पहले तो आप ये डिफाइन करेंगे कि आपका पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन तो यहाँ पूरा यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से आप सैंपल कैसे लेंगे? खाली केवल आप मान लीजिए मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का सैंपल ले लिए, तो कोई जो भी इन्फ्रेंस आप निकालेंगे वो गलत होगा। तो आपको ये देखना होगा कि पहले जो आपका सैंपल जो है सो सही है। तो आप हर एक फैकल्टी से लेंगे, इंस्टीट्यूट है, फैकल्टी है, सबसे जगह से लेंगे, जैसा जिसका स्ट्रेंथ है उस हिसाब से लेंगे। तो जो भी आप कंक्लूजन निकालेंगे दैट विल बी रेलेवेंट फॉर योर व्हाटएवर रिसर्च यू आर डूइंग। क्योंकि रिसर्च में क्या करते हैं, आप एक किसी चीज का आंसर निकालते हैं, आपका एक क्वेश्चन है उसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन है कि आप उस लॉट को आप एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो टुडे विल एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग हम लोग इसलिए कहते हैं ना कि वी आर नॉट व्हाट whether depending upon the samples whether we'll accept the lot or we'll reject the lot. Acceptance sampling uses statistical sampling to determine whether to accept or reject production lot of material. It has been a common quality control technique used in industry. Oh, Shashi, आ गए हो तुम, ज्वाइन कर लिए हो, but you have not opened your camera. Shashi. Yes, good evening, ma'am. Good evening. चलो तीन तो आए. It is usually done as products leaves the factory, or in cases even when within the factory. Most often a producer supplies a consumer a number of items, and a decision to accept or reject the item is made by determining the number of defective items in a sample from a lot. तो हमें जैसे हम किसी सामान को सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, अब हम पहले तो खुद देख लें कि वेदर इट इज अप टू द मार्क, जो कंज्यूमर को जरूरत है, जैसे जो स्पेसिफिकेशन हमें दिया गया है, इट इज अकॉर्डिंग टू दैट स्पेसिफिकेशन और नॉट। अब हजारों आइटम लॉट है बड़ा, तो एक एक करके तो सबको इंस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, उससे हम एक सैंपल निकाल लेंगे। सैंपल इज chosen randomly. Random का मतलब है कि every product has a equal probability of being selected. जैसे for example एक class है, I want to choose the class representative, not taking anything into consideration. ऐसा नहीं है कि जो सबसे तेज बच्चा है उसको ले रहे हैं, या जिसका नाम A से है उसको ले रहे हैं, कुछ भी नहीं, बट रैंडम है, किसी को भी ले सकते हैं। मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो 30 स्टूडेंट्स को हमने सबके रोल नंबर को हम एक एक पेपर में रखा, एक पुड़िया बनाया और एक डब्बे में डाला और अच्छी तरह मिक्स कर लिया, एंड देन आई पिक अप वन। अब जो भी नंबर आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, वो बच्चा क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। तो इसका क्या मतलब है कि इट इज रैंडम सिलेक्शन। एवरी स्टूडेंट हैज द सेम प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो वही है ना, ठीक है, वो चूज हो गया, उसके बाद वो 100% हो गया, जो भी हो गया, पर प्रोबेबिलिटी वही है कि सबको वो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या है, 1 divided by n. n is the number of students. Every student has the same probability. तो यहाँ भी जो हम सैंपल चूज करेंगे, each item has the same probability of being taken in the sample. जैसे मान लीजिए हमारे पास 5000 आइटम्स है, उससे हमने 50 लिया, तो 50 कैसे ले लिया? ऐसे नहीं है कि फर्स्ट जो कम है फर्स्ट ले लिया, ऐसे नहीं है, सारे से हमने
या तो उनको डायरेक्ट वहां से ले या उनका कोई नंबरिंग कर दे, और नंबरिंग को हम एक नंबर जितने भाई हम मान लो हम 20 यूज करना चाहते हैं तो 20 को उससे उसका नंबर निकाल लिया, जो भी निकला उसको हमने सैंपल में रख लिया। तो acceptance sampling uses statistical sampling to determine whether to accept or reject a production lot of material। और इस सैम्पलिंग के बेसिस में हम डिसीजन लेंगे कि हम इसको एक्सेप्ट करें ये पूरे लॉट को। पहले 5000 का जो मेरा लॉट है वो ये 50 डिटरमाइन करेगा वेदर आई एक्सेप्ट इट और आई रिजेक्ट इट। कुछ क्राइटेरिया होगा जिस पर हम ये करेंगे, मगर इट विल आई बी इंस्पेक्टिंग ओनली दोस 50। 5000 नहीं करेंगे, एक एक करके 5000 को नहीं करेंगे, जो 50 मेरा सैंपल साइज है उसी को करेंगे बस। It has been a common quality control technique used in industry. It is used everywhere. अब बहुत मुश्किल है कि सबको एक एक करके सबको करें तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और अनइकोनॉमिकल भी होगा। It is usually done as products leave the factory or in some cases even within the factory। मतलब जब प्रोडक्ट you are sending it to the consumer, उसके पहले देख लीजिए कि आपका क्वालिटी ठीक है ना, what is it is according to the specification of the customer or not। या within the factory also if it is going from one process to another process, तब भी हम चेक कर सकते हैं, कहीं भी चेक कर सकते हैं। Most often a producer supplies a consumer a number of items and a decision to accept or reject the item is made by determining the number of defective item in a sample from a lot। उसमें देख लेंगे कि कितना डिफेक्टिव है, हम एक्सेप्ट करना चाहे क्या, उसका कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे। मान लीजिए हम क्राइटेरिया बनाएंगे दो ही तक का हम एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारे यदि सैंपल साइज में ज्यादा निकल रहा है तो हम रिजेक्ट कर देंगे, या उससे कम निकल रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। The lot is accepted if the number of defects falls below where the acceptance number or otherwise the lot is rejected। वही है, जो यदि उससे कम है तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो उससे ज्यादा है तो वो केवल उसी सैंपल को रिजेक्ट नहीं करेंगे, पूरा के पूरे लॉट को हम रिजेक्ट कर देंगे। When is acceptance sampling used? शशि आप पढ़िए। शशि। Yes, madam. Yes, madam. हाँ बोलिए। In general, expectance sampling is employed when one or several of the following hold. Testing is destructive. The cost of 100% inspection is very high and 100% inspection takes too long। तो जैसे मान लीजिए कि आप डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग का मतलब है कि मान लीजिए आप बल्ब को टेस्ट कर रहे हैं, तो उसको ऐसा ना हो कि टेस्टिंग करने में उसका टॉलरेंस लिमिट देख रहे हैं तो उसको फिर वो फ्यूज हो जा रहा है, कितने देर में वो फ्यूज कर रहा है, कितना घंटा चल रहा है, ये टेस्ट कर रहे हैं। तो madam, I am not getting your voice. I don't know why. Nobody is here able to. Yes, now it's coming. अच्छा ओके। जैसे डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग ऐसे कहते हैं कि जिससे वो जिसको हम सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं उसको वो खत्म हो जा रहा है। यदि हम 100% करेंगे तो 100 तो खत्म हो जाएगा, तो बस मेरे पास बचेगा क्या। तो इसीलिए उस समय हम लोग सैंपलिंग करते हैं, कुछ को लेते हैं। या मान लीजिए कोई केमिकल है जिसको टेस्ट करने के लिए आपको उसको जलाना पड़ रहा है, तो क्या होगा, वो तो खत्म हो जाएगा जल के। तो आप सारे के सारे केमिकल्स को ले दीजिए, उससे कुछ सैंपल लेके टेस्ट कीजिए एंड देन यू मेक ए इन्फरेंस अबाउट द टोटल द पॉपुलेशन। तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग करते हैं। या मान लीजिए कोई मशीन ही है जिसको हमें उसका टॉलरेंस लिमिट देखना है, तो उसको तोड़कर देखते हैं तो वो तो खत्म हो गया। तो इसलिए वहां पर हम डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग जहां पर भी हो रहा है वहां हम सैंपलिंग लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव होगा
क्योंकि वो खत्म हो जा रहा है, तो वी कैन नॉट गो फॉर 100% इंस्पेक्शन, या 100% इंस्पेक्शन का कॉस्ट बहुत हाई है, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग भी तो होगा, जितना ज्यादा लेंगे उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको विद इन अ लिमिटेड कॉस्ट and a limited period you have to do a inspection. So there you go for acceptance sampling acceptance तो बाद में लगता है, क्योंकि उसको accept करते हैं या reject करते हैं। तो we on that basis, on the samples basis, we accept or reject that lot. Madam, what is the name of this chapter? This is under statistical quality control only, acceptance sampling. Yes. Yes, fine, madam. Actually, once again, I am not getting your voice. It is part of statistical quality control. Oh, yes. Statistics okay. जैसे मान लीजिए, अच्छा हम बता रहे हैं आपको, जैसे ये पूरा आपका लॉट है, ये पॉपुलेशन है। मान लीजिए आप yes. एक पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो अब पूरे पॉपुलेशन को तो आप स्टडी नहीं कर सकते हैं, एक एक लोगों के। तो क्या करेंगे? तो नेचुरली इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी स्टेट्स एंड सो मेनी यूनियन टेरिटरी। तो जैसा जिसका साइज है उस हिसाब से वहां से लोग लीजिए। तो यहाँ तो इट्स ऑन प्रोडक्शन बेसिस, तो इट इज यूनिफॉर्म, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी तो नहीं ना होगा, मगर वहां से पूरे एक एक करके करना बहुत मुश्किल है। तो दिस इज सपोज योर लॉट, इसमें हम लेते हैं एन, कैपिटल एन नंबर। अब इससे हम फिर एक छोटा सा सैंपल लेंगे, ये पॉपुलेशन है। ये सैंपल है। इसका हम नंबर ऑफ यूनिट लिए एन, स्मॉल एन, और एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्मॉल एन। माने हमने एक क्राइटेरिया लगाया कि यदि सी नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हैं, स्मॉल सी, तब यदि मेरे सैंपल में ये नंबर ज्यादा है सी से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। यदि सी से कम है या इक्वल भी है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। डिपेंड करता है, हम मान लो क्राइटेरिया बने इक्वल भी हम नहीं रखना चाहते हैं, हम केवल उससे कम रखना चाहते हैं, तो number of defect should be less than or equal to C. Yeah, it is only less than equal to. It is upon the management to take the decision. तो ये हम पूरे लॉट को, यदि इसको हम रिजेक्ट करते हैं, पूरा लॉट को, पॉपुलेशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं तो पूरा पॉपुलेशन को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। सैंपलिंग के हिसाब से, सैंपल के हिसाब से हम या तो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। What is destructive sampling? Destructive sampling is one of the sampling techniques
which the samples are destroyed so that the population is changed in the process of a random sampling. Naturally, यदि 100 था आपके population में, आपने during sampling वो खराब हो गया, तो sample size तो आपका population size तो घट गया, इसीलिए उसको हम destructive sampling कहते हैं. जैसे for example, during the testing for quality control of bulbs, the bulbs are destroyed. तो यहाँ हम acceptance sampling करते हैं, sampling करते हैं, 100% inspection नहीं करते हैं. What is the history of acceptance sampling? Acceptance sampling procedure became common during World War II. Sampling plans such as MIL STD 105 were adopted by Harold E. Dodge and others and became frequently used as standards. तो ये actually all these operations management techniques, जितने मैथमेटिकल टेक्निक्स हुए हैं, हालांकि इसमें मैथमेटिशियंस ही नहीं इन्वॉल्व थे, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियन, साइकोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट सब मिलके बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स बनाए, जिसमें कुछ में तो स्टैटिस्टिकल मॉडल है, कुछ में मैथमेटिकल मॉडल है. डिफरेंस ये है कि स्टैटिस्टिकल मॉडल में परसेंटेज है, प्रोबेबिलिस्टिक है, कितना परसेंट होने की संभावना है, और मैथमेटिकल मॉडल में श्योरिटी है, 100% होगा. जैसे हम लोगों ने जब ये पर्ट एंड सीपीएम भी कर रहे थे, तो सीपीएम वाज डिटरमिनिस्टिक 100%, जो भी हमने ड्यूरेशन निकाला दैट वाज 100%, बट विथ पर्ट इट वाज ओनली 50%, जो भी निकाला वो 50%. तो यहाँ पर भी हम जो कर रहे हैं इट इज प्रोबेबिलिस्टिक. What is the rationale behind acceptance sampling? Sampling provides one rational means of verification. मतलब आप inspection किए, आपको ये अपने मन में ये है कि हाँ आपने बिना inspection किए गुड्स को मार्केट में नहीं भेज दिया, आपने पहले टेस्ट कर लिया, देख लिया कि हाँ whether it is up to the mark or not. Sampling provides one rational means of verification that a production lot conforms with the requirements of technical specifications. जो भी specifications होने चाहिए, जो भी consumer के requirement हो या industry के standard हो, वो technical specification present है कि नहीं है. 100% inspection does not guarantee 100% compliance and is too time consuming and costly. तो ये time consuming भी है, costly भी है 100% inspection. तो इसलिए हम लोग 100% inspection के लिए नहीं, we don't go for 100% inspection, we go for sampling method. Rather than evaluating all items, a specified sample is taken, inspected or tested, and decision is made about accepting or rejecting the entire production lot. तो उसी जो भी आपका रिजल्ट आया उस सैंपल से, that will determine whether you will accept the lot or reject the lot. तो हम एक सैम्पलिंग प्लान बनाते हैं. तो सैम्पलिंग प्लान में हम कहते हैं सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा. चूज फ्रॉम द पॉपुलेशन. पहले तो आप पॉपुलेशन डिसाइड कीजिए कि आपका पॉपुलेशन क्या होगा. मान लीजिए आप कोई स्टडी करना चाहते हैं इंडिया पर, तो पूरा इंडिया आपका पॉपुलेशन है. अगर सपोज यू वांट टू स्टडी ओनली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ईस्टर्न पार्ट से आप क्या सारे नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स को करेंगे कि केवल ईस्टर्न में, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा को भी अब थोड़ा साउथ ईस्ट हो जाता है. तो मे बी यू हैव टू डिसाइड कि किस पार्ट को आप क्या पॉपुलेशन आपका होगा, आप किस चीज को पॉपुलेशन कह रहे हैं. फिर सैंपल साइज क्या है, उस पॉपुलेशन से जो सैंपल आपने निकाला उसका साइज क्या है. सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या है, मेथड टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. जैसे अभी हम लोग रैंडम कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके हैं. तो बट हियर फॉर एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इन प्रोडक्शन, बिकॉज सी आप एक ही तरह के सामान बना रहे हैं ना, तो इन दैट द वेरिएशन इज वेरी लिटिल. तो ओवर देयर यू गो फॉर रैंडम सैम्पलिंग.
So what are the different types of acceptance sampling? एक तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान है, दूसरा डबल सैम्पलिंग प्लान है, और तीसरा मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान है. जैसे हमने बताया ये सिंगल सैम्पलिंग प्लान है. अब इससे एक और सैंपल निकालनी है तो ये डबल सैम्पलिंग प्लान हो जाएगा, और इससे बहुत सारे और निकालेंगे तो ये मल्टीपल है, मोर देन 2 हो सकता है, टिल 7 तक जाता है. तो ये सारे ये मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान हो गया. क्योंकि मान लीजिए एक सैंपल से आपको यू आर नॉट वेरी श्योर, इट इज जो भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप बहुत श्योर नहीं है, तो आप एक और सैंपल निकाल लीजिए वहां से, एंड देन यू ट्राई टू सी कि वेदर टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट. उससे भी नहीं हुआ तो तीसरा निकाल लीजिए, तीसरे से भी नहीं हुआ तो चौथा निकाल लीजिए. तो टिल 7, बिकॉज टोटल तो लेना नहीं ना है, टोटल लेंगे तो कोई फायदा नहीं, वो तो 100% इंस्ट्रक्शन हो गया. तो दिस इज 1 सैम्पलिंग प्लान, दिस इज 2 सैम्पलिंग प्लान, एंड दिस इज मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान. तो फ्रॉम पॉपुलेशन हाउ मेनी सैंपल्स यू आर टेकिंग, तो इस पर इसको भी देखिए क्या हो रहा है. You are accepting or rejecting, maybe the answer is not very clear, so you take another one. If even then the answer is not very clear, so you take the third one, and so on. Means 7 times we have to take the sample. You can take up till 7 times you can take. Okay. It depends upon you. ऐसा नहीं है, यदि क्लियर हो जाता है आंसर, 2 में 1 में हो जाता तो ठीक है, नहीं है तो 2 लीजिए, नहीं है तो 3 लीजिए, नहीं है तो 4 लीजिए. It depends upon the situation. It depends upon Yes. what is the decision of the management. Okay. Single sampling plan में ये है, you select the sample, inspect the sample, then you make decision. The decision to accept or reject the lot is made based on the results of a single sample. Double sample में, if single sample is not giving you the result, you take another sample. Multiple है, you may take another sample, and so on. Single sampling plan. The single sampling plan is one of the most popular and simplest sampling plan available in the literature. It is classified into 2 types, namely, जैसे एक है single sampling plans for attributes. Attributes जो हम कहते हैं, where we use C chart and P chart. जो either it is present or it is not present, or if it is present, generally defective के लिए करते हैं. Either it is defective or it is not defective. तो attribute है, उसका वो attribute है. या in a unit how many defects are there, ये दोनों ही attributes है. और दूसरा है variable. Sample single sampling plans for variables. Variables का मतलब हुआ कि जैसे लेंथ है, तो आप एक मीन लेंथ रखेंगे, हम लोगों ने किया था ना कि मीन लेंथ रखेंगे, उससे प्लस माइनस कहीं थोड़ा रखते हैं, उतना में तो एक्सेप्टेबल है. ±3 सिग्मा जो उसका वेरिएशन है, सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो कितना वैरी कर रहा है, तो हमने एक रखा कि इतना वैरी करना चाहिए. तो ये इन दैट केस इट इज वेरिएबल, क्योंकि जैसे लेंथ है, हाइट है, वेट है, तो ये सबका हाइट एग्जैक्टली एक नहीं होगा, सबका वेट एग्जैक्टली एक नहीं रहेगा. मान लीजिए आप एक बॉटल को फिल कर रहे हैं किसी लिक्विड से, मान लो कोको कोला का बॉटल है, we say it is a 2 liter bottle, तो जरूरी नहीं है कि every bottle will have exact 2 liter. किसी का कुछ कम होगा, किसी का बेसी होगा, तो कहां तक आप वेरिएशन को रखना चाहते हैं, तो that is known as variable. Attribute है whether a product is defective or not defective. Is it clear? Yes. Single sampling plan for attribute. The operational procedure of the sampling plan for attributes is as follows.
Designing of this sampling plan needs determination of two parameters, namely N and C. N is the number of unit in the sample and C is the number of defects in the sample, how much you can tolerate. अब C का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, अब 1 रखिए या आजकल तो 0 डिफेक्ट की बात हो रही है, बट अभी तक उसके लिए वो प्रोसेस भी होना चाहिए कि 0 डिफेक्ट हो. तो 0 डिफेक्ट तो नहीं होता है, जो भी है नेचुरली इट हैज टू बी अ वेरी लो नंबर. These plans are usually denoted by N and C. N is the number of unit in the sample and C is the number of defects, where N denotes the sample size and C denotes the acceptance number. वही जितना defect है तो acceptance कितने पे आप accept करेंगे. When these parameters are known, the sampling plan can be implemented. यदि जानते हैं तभी कर सकते हैं, यदि आप जानते ही नहीं N और C तो कोई तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कि कितने नंबर पर आप एक्सेप्ट करेंगे. A single sample of n item is selected from a lot size of capital N and the rejection of the lot is determined from the resulting information. Let D be the observed number of defectives on the sample. And D is the number of actual number. और आपने रखा जैसे D4 है, आपने रखा है C is equal to 2, तो नेचुरली आप इसको रिजेक्ट कर देंगे आपके, क्योंकि इसमें जो आप एक्सेप्टेंस लेवल है आपका 2 ही डिफेक्ट्स तक एक्सेप्टेंस लेवल है. तो आप यदि आपका सैंपल में मोर देन 2 आ रहा है तो आप उसको रिजेक्ट करेंगे और उसी बेसिस पर पूरे के पूरे लॉट साइज को आप रिजेक्ट कर देंगे. If D is less than equal to C, then the lot will be accepted. Otherwise, it is rejected. ये है ना? If D is less than equal to C, then the lot will be accepted. Otherwise, it is rejected. Is it clear? ये attribute का हुआ. Your attribute is NC. N is the small n is the number of sample units in the sample. That is sample size जिसको हम कहते हैं. Sample size is N and C is the criteria which you have taken for the acceptance of the sample. अब वेरिएबल में हम क्या करते हैं, यहाँ तो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में either it is present or it is not present. Here it is a, जैसा हमने कहा ना, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है. एट्रीब्यूट जो है सो डिस्क्रीट वेरिएबल है, जैसे है या नहीं है, है और नहीं है कि बीच में कुछ नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है. मगर जहां वेरिएबल्स है तो कंटिन्यूअस है. A brief description of a single sampling plan for variables as described, Duncan had described it in 1986, when the observations measured are assumed to be normally distributed with known standard deviation, sigma is given below. जैसे generally जो discrete है वो हम Poisson distribution लेते हैं या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी लेंगे. तो बाइनोमियल मतलब दो ही चीज, बाइनोमियल बाई मतलब two, only two things can happen, either it is present or not present. But since binomial distribution और Poisson distribution में ज्यादा difference नहीं है, when P, that is the probability of defect, और यहाँ defect है क्योंकि हमने production, we are talking about production, but the probability is very, very low. It is tending to 0. And the sample size is very large. N is very large. तो जो NP है, it is not 0. It is a finite number. ये mathematics है. Limit इसको कहते हैं. तो ये then we use, instead of binomial distribution, we use Poisson distribution. So production में क्या है? Defect should be very low. Defect should be very low. और sample size should be comparatively large. तो यहाँ हम Poisson distribution लेते हैं और normal distribution लेते हैं variables में. तो
normal distribution is defined by these two things. Yesterday, last class also, when I was talking about attributes, variables, all these things, so I had talked about just one second. बताया था ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है. इट इज अ यू शेप्ड कर्व, इन्वर्टेड. तो यहां पर हम वी नो द मीन एकदम मिडिल में होता है एंड इट इज सिमेट्रिक. म्यू इज द मीन एंड दिस इज स्टैंडर्ड डिविएशन. तो दिस इज व्हाट मीन एंड दिस इज योर वेरिएशन. उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है. तो ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए, उसका मीन क्या है और उसका और लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या है. So that an item is declared as defective, it falls to meet specification, namely if x is less than L, तब भी हम रिजेक्ट कर देंगे, और x is more than U, माने लोअर लिमिट से भी नीचे है. जैसे हमने कंट्रोल चार्ट में देखा था ना, ऐसे बनाया था ना, ये मिडिल है. अब इस लिमिट के बीच में सारे नंबर्स हैं जो एक्सेप्टेंस सैंपल है. मेरा जो सैंपल हमने लिया है वो हमें सारे नंबर्स इसके बीच में देख रहे हैं. मान लीजिए कि जैसे लिक्विड है तो कितना आउंस होना चाहिए, यदि इसके बीच में है, क्योंकि हम उसका वेरिएबिलिटी भी जानते हैं कितना वेरी करना चाहिए, तो +-3 सिग्मा. सिग्मा भी नो. तो इफ इट लाइज देन बिटवीन दीज थिंग्स, देन वी एक्सेप्ट द sample and on basis of that we accept the lot. यदि इसके ऊपर है या इसके नीचे है तो we reject the lot. अब it depends कि how many are above and how many are below. ज्यादा है वो भी एक क्राइटेरिया हमें देखना पड़ेगा पहले ही. The operating procedure of the single sampling plan from variables as defined as below. जैसे इसमें क्या है, जो मीन है, वो लिखना थोड़ा मुश्किल, वो ले नहीं रहा था बार. I have written x bar. X bar is nothing but जो एवरेज हम लोग लिखते हैं इसको. x bar +- sigma is greater than or equal to L if it is accepted. क्योंकि वेरिएबिलिटी है ना, वेरिएबिलिटी जो ये है, ये तो उसकी मीन है और ये उसकी वेरिएबिलिटी है कि जनरली z होता है. यहाँ z इज, यहाँ पर हम लोग +-3 सिग्मा लेते हैं. अदरवाइज द लॉट इज रिजेक्टेड. As in the case of single sampling plan for attributes, the sampling plan for variables is dictated by 2 parameters. जैसे उसमें क्या था, n and c था. ये था attributes के लिए. इसके लिए है n sample size and acceptance criteria. हम +-3 सिग्मा लेना चाहते हैं कि 2 सिग्मा लेना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, तो k will depend upon that n and k. This is for attribute. And this is for variable जो continuous है. Discontinuous, and this is discrete. यहाँ we use Poisson distribution. Actually, in statistics there are number of distributions which show you how things are moving. Like a Poisson distribution, that if you follow
observe any Q that follows a Gaussian distribution. उसको mathematically हमने लिखा है एक, but that is physically you will observe in a Q. That thing has been mathematically written by statistician. हमने उससे सैंपल लिया x1, x2 till xn, और वहां से हमने उसका मीन निकाला और वहां से स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला और वो देखा कुछ मेरा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो था +-3 सिग्मा है, +-2 सिग्मा है, +-1 सिग्मा, whatever is my specification. If it is greater than equal to L, then only I accept it. अब डबल सैम्पलिंग प्लान में क्या होता है, as I've already told you, the double sampling plan is designed to give another chance to a doubtful lot. In double sampling plan, if the results of the first sample are not convincing regarding accepting or rejecting the lot, then a second sample is taken. Multiple sampling plan. This is an extension of the double sampling plan where more than 2 samples are needed to reach a conclusion. तो जैसा भी इंडस्ट्री में जो भी सिचुएशन है, तो यू हैव टू डिसाइड, इट डिपेंड्स, मे बी 1 लॉट के लिए आप सिंगल सैम्पलिंग प्लान से आपका काम बन गया, सेकेंड लॉट के लिए हो सकता है सिंगल से नहीं हुआ, यू हैव टू गो फॉर डबल सैम्पलिंग प्लान, तीसरे के लिए हो सकता है मल्टीपल सैम्पलिंग प्लान के लिए जाना पड़ा. तो इट इज नॉट दैट कि वंस यू हैव डिसाइडेड कि एक सिंगल सैम्पलिंग प्लान करना तो सिंगल सैम्पलिंग प्लान करना हमेशा, दैट इज नॉट द केस. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिजल्ट व्हिच यू ऑब्टेन फ्रॉम योर सैंपल. The advantages of multiple sampling plan is that it has a smaller sample size but more complex to implement. क्योंकि naturally क्या है कि यहाँ आप बहुत सारे samples ले रहे हैं ना, तो the unit you take in that sample will be smaller. मगर बहुत सारे हैं तो सबको देखना और करना, तो it becomes complex to implement. Multiple sampling plans expect a maximum of k successive samples from a specified lot to make the decision about it. तो maximum k 7 होता है. Designing the sample plan. तो हम एक डिफाइन करते हैं acceptable quality limit, AQL, maximum acceptable percentage of defective as defined by the producer. जो भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो as I said कि जैसे हमने कहा C है, C can be anything, it can be 2, it can be 1, जो परसेंटेज या परसेंटेज में 1% डिफेक्टिव है, 2% डिफेक्टिव है, 3%, it depends. So that is the maximum acceptable percentage of defective as defined by the producer. Then alpha, this is known as producer's risk. Alpha is known as producer's risk, the probability of rejecting a good lot. क्योंकि देखिए ये तो probability है ना, मान लीजिए कि आपने डिसीजन लिया कि हाँ ये ठीक नहीं है और रिजेक्ट कर दिया, but actually में your lot was good, तो there is a small probability making an error, जिसको हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, which is denoted by alpha. With this you are rejecting a good lot. तो ये प्रोड्यूसर का रिस्क है कि नहीं उसका, कि he has taken this risk कि वो रिजेक्ट कर दिया है, but the lot actually was good. जैसे मान लीजिए आपको ये है ना, तो ये जो पोर्शन है ना, जो मेरा रिजेक्शन रीजन है, हमारा सैंपल से आया कि यहाँ आ रहा है, पर हो सकता है जो और बाकी हैं प्रोडक्ट वो सारे एक्सेप्टेबल रीजन में आ रहे हैं.
आपने बस एक सैंपल से ये डिसाइड कर दिया कि हमें पूरे लॉट को रिजेक्ट करना है. Are you getting my point? Yes, ma'am. So that is producer's risk. Then you have limiting quality level, that is LQL, the lot tolerance percentage defective. This is also known as LTPD, percentage of defectives that defines a consumer's rejection point. किस point पर consumer reject कर दे रहा है, वो limit क्या है? What is the demand of the consumer? तो consumer का भी है, he can accept a bad lot, but actually the probability of accepting a bad lot, ये सोचकर कि वो good है, but actually it is a bad lot, तो that is known as beta. तो beta हम कहते हैं या error 2, error type 2 error है. तो ये है consumer का risk. Consumer has taken this risk. He has accepted it, but actually the lot is not very good. It is not up to the mark. वो केवल एक sample से he has accepted it. हो सकता है वो sample गलत आपको inference दे दिया है. But the risk is there. दोनों तरह के risk हैं. The consumer is also taking some risk, and producer is also taking some risk. What are the objectives of acceptance sampling? Following are the three major objectives of acceptance testing. Confirm that the system meets the agreed upon, whatever is the criteria. क्या भी जो भी criteria था वो एक defective तक है या दो defective तक है या k, whether the limit is between plus minus 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, anything else, whatever is the k, on that, whether it is a variable or whether it is an attribute, it depends upon that. But whatever it is, you can judge it very easily. Identify and resolve discrepancies if there are any. तो कोई भी discrepancies हैं, तो you can identify and resolve it. You can prove why this lot was rejected, why this lot was not rejected. Determine the readiness of the system for cut over to live operations. The final acceptance of a system for deployment is conditioned upon the outcome of the acceptance testing. The acceptance test team produces an acceptance test report which outlines the acceptance condition. किस एक रिपोर्ट बनेगा कि in what, under what condition this lot was accepted or it was rejected, whatever is the result. So that has to be a written document. In case of any problem later on, you can always revert back to it and show why this particular lot was accepted or rejected. See, my electricity, just now my electricity has gone. I'm on UPS. I don't know for how long I can continue. For this, what should be your sample size depends upon a operating characteristic curve. And इस तरह का कर्व होता है.
one can now take a graphical look at one sampling plan. Yeah, graphically you see what should be the sample size of your sample. It is important to see how well the plan truly picks out the good lots and discards the bad lots. An operating characteristic curve is a chart that displays the probability of acceptance versus percentage of defective item or lots. With no defects, naturally यदि defect नहीं है, एक भी defect नहीं है, there is no defect, then 100% acceptance होगा. But suppose there is a 5% defective, or 5% means 0.05, then at this point there will be 90% acceptance. 100% तो नहीं होगा. Actually it should be 95%, not 9%, 90 but 95. उससे 5% आप acceptance होगा. तो इसका आप एक ग्राफ बना लीजिए तो आपको it will be very clear कि for what sample size acceptance कितना कम है या ज्यादा है. What are the advantages and disadvantages of acceptance sampling? पहला तो advantage है, it is economical, less handling damage, क्योंकि number of items which you will be handling is less than the population, so less handling damage. Upgrading of the acceptance jobs becomes easier. Applicability to destructive sampling, जहां भी destructive sampling है तो you should apply. जैसे for example, if you are doing some inspection on patients, then you cannot go for acceptance sampling. Sampling नहीं कर सकते हैं क्योंकि every patient is unique. आपको हर एक को examine करना पड़ेगा. ये नहीं है कि उससे एक दो को लिया और कर दिया, बट कहीं पर आपको सैम्पलिंग करना ही पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सैम्पलिंग अ ब्लड टेस्ट हो रहा है तो आपके यू कैन नॉट हैव 100% सैम्पलिंग कि ऑल योर ब्लड इज टेकन आउट एंड उसका टेस्ट होगा. ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर ब्लड इज टेकन आउट एंड सैम्पलिंग होता है. एंड देन जो भी डिसीजन लेना है, इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट स्मॉल सैंपल. आपको क्या बीमारी है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, तो दैट इज व्हाट इज सैम्पलिंग. जैसे आप लोग जो मेडिकल फील्ड से हैं, यू नो कि जो भी टेस्ट हो रहे हैं, अब जैसे कुछ टेस्ट है जैसे हार्ट का हो रहा है तो पूरा का पूरे हार्ट को कर रहे हैं, बट व्हेन इट इज ब्लड द सम सैंपल इज टेकन, अब सैंपल ऑफ ब्लड इज टेकन एंड उस पर इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है. तो देयर इज आल्सो अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर. हो सकता है उस आदमी को वो बीमारी नहीं हो, मगर वो टेस्ट से वो दिखा रहा है कि बीमारी है. ऐसा होता है कि नहीं होता है? नंदी जी आप बताइए. हाँ, ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एन एरर. उसी तरह प्रोडक्शन लाइन में भी है. प्रोडक्शन लाइन में भी है कि आपने वो पर्टिकुलर बैच शायद उसमें ज्यादा निकल गया और आपने पूरे लॉट को डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, बट एक्चुअली द लॉट वाज गुड. जो बचा हुआ माल था वो ठीक था, बट यू हैव तो व्हाट इज देयर, दिस इज अ प्रोड्यूसर्स रिस्क. उसने रिजेक्ट कर दिया, बट दैट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. It is designed in such a way that the probability should be very low. Acceptance should be higher. कहीं तो हम कर सकते हैं सैम्पलिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड का, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिविजुअल पेशेंट देन वी कैन नॉट डू सैम्पलिंग. ऐसा थोड़ी है कि 4 पेशेंट को देख लिया, वो अच्छे थे तो कह दिया कि पूरे के पूरे पेशेंट अच्छे हैं और ठीक हो गए. ऐसा नहीं कर सकते हैं. तो everywhere sampling is not acceptable. In production it is acceptable, but in healthcare it is not acceptable everywhere. In somewhere it is acceptable, somewhere it is not.
Yes, ma'am. What are the disadvantages? पहला तो ये है risk of accepting bad lots. Lot bad था मगर हमने accept कर लिया, या rejecting good lots. Lot तो अच्छा था but we have rejected it. That is one of the biggest disadvantage, because the probability is there of making these two type of errors. Then adding planning and documentation. For this, what should be your sample size, what plan you should do, all these things require a lot of planning. Of it has to be noted down also. What was the reason why it was accepted or why it was rejected? सारा कुछ documentation होना चाहिए, proper documentation होना चाहिए. Because in case of future hassle, those documentation will be a proof कि why this particular decision was taken. So it adds to lot of planning and documentation. So work थोड़ा tedious हो जाता है, but it is better. Naturally, it is sampling. It provides less information than 100% information. 100% to nahi hoy. You have not done 100%. You have just taken a sample. But everywhere, it is not feasible to take the 100% inspection. Then you'll have to go for sampling. So this is a OC curve. देख रहे हैं ना, यहाँ आपका 100% है, probability of acceptance is 100%, तो defect is 0. यहाँ probability of acceptance is 0.5. 0.5 तक आ गया है, तो it will be 90%. यहाँ पर 90% ही होगा. So this is a portion of defectives, and this is probability of acceptance. Use of an OC curve to choose an appropriate sampling plan. One can compare OC curves to help choose the appropriate sampling plan. In this case, the shift supervisor thinks sampling 52 pence from 5,000 is too many. One can develop curves for various sample sizes and acceptance numbers to illustrate the increased risk. जैसे sample size change कर रहा है, sample size is 25, 35, 45, 55. And C is 2. In each case, C is 2. माने 2 defective होना चाहिए. तो यहाँ पर जब sample size 25 है, तो this is the OC curve, because you get a standard table where these two things are given, C and P0. माने probability of उसका probability of acceptance and lot percentage defect. So then you and see whichever gives you the best result. जैसे यहाँ भाई ये तो सबका वही स्टार्ट होगा, फिर 100% एक्सेप्टेंस होगा when 0 is there. But यहाँ पर अब जैसे जैसे आप तो इसमें बेस्ट तो आपका यही है 55 ही है, because it is giving you when there is 0% acceptance है तो only 20 rejection है, rejection बढ़ गया है तो acceptance नहीं कर रहा है, it is not accepting. Probability of acceptance is 0. इसका थोड़ा उससे ज्यादा है, इसका सबका उससे ज्यादा है. So this is the best plan for this 55. So you can use a OC curve to find out the sample size. क्या sample होना चाहिए, हमें कितना रखना चाहिए. Actually,
probability, if you are using Poisson distribution पर ही based है ये, तो probability of X number being accepted is equal to e to the power minus lambda into lambda to the power X lambda to the power X divided by X factorial. What is lambda? Lambda is the mean number. So it is equal to, lambda is equal to n p. तो इस एन पी को, एन वी नो, हम लोगों ने सैंपल साइज डिटरमाइन कर लिया है, तो एन को जैसे जैसे चेंज करेंगे तो पी भी चेंज करेगा. जैसे एक में हमने सैंपल साइज 25 रखा, दूसरे में 35 रखा, तीसरे में कुछ और रखा, फिर 55 रखा. तो जैसे जैसे सैंपल साइज चेंज होगा तो लैम्डा की वैल्यू भी चेंज होगी, तो पी एक्स की वैल्यू भी चेंज. कैमरा ऑफ कर. डिस्क्रीट है. x इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n तक. n तो यहाँ इंफिनिटी जा रहा है, बहुत लार्ज नंबर है ना, यहाँ n है, बट इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो हम जितने, ये तो नहीं है कि हम इतना ज्यादा ले लेंगे, x की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 6 7 ही लेके करें और उसकी फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो व्हाट इज द एक्सेप्टेंस. तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन फाइंड आउट. ये इस फॉर्मूला से भी निकाला जा सकता है, और हम एक स्टैंडर्ड टेबल भी मिलता है जिसमें ये वैल्यूज दिए होते हैं. एन की वैल्यू चेंज होगी तो किस तरह से पी और एक्सेप्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, तो वो टेबल भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज. इस फॉर्मूला ही पर बेस करके वो टेबल बनाया गया हुआ है, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू एन पी. एज आई टोल्ड यू ना कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में एन टेंड्स टू इंफिनिटी एंड पी टेंड्स टू 0. But NP is a finite number. ये दोनों का जो, this is equal to lambda, which is a finite number, which is the mean of this distribution. So ये, we use this to find out the OC curve. OC curve means operating characteristic curve, and that tells you कि what should be your sample size, best sample size, जिससे आपका क्या कितना probability है acceptance या rejection का. लॉट परसेंटेज डिफेक्टिव, कितने डिफेक्टिव हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 डिफेक्टिव, 10 डिफेक्टिव, 15 डिफेक्टिव, 20 डिफेक्टिव. उस हिसाब से हम एक्सेप्ट करेंगे यदि उसका ज्यादा है कम है, एंड अकॉर्डिंगली वी चूज द सैंपल साइज.
ऐसे तो so all the topics in your course has been discussed. Some I have discussed, some Mr. Rangachari has discussed. If you have any question, you ask me. कुछ बोलिए आप लोग. हेलो अंश. Yes, ma'am. हाँ, तो आज आप लोगों ने क्या, जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, उससे आप लोगों ने क्या समझा? क्योंकि ये सब जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है आप जिस भी फील्ड में रहें. यहाँ पे वन ma'am. डबल और मल्टीपल सैम्पलिंग लेके जो समझा है, जो तीनों को लेके जो क्वालिटी कंट्रोल करता है, कि हम लोग उसके वो जो एक लेवल होता है, वो लेवल से नीचे हम लोग एक्सेप्टेंस करेंगे, उसके ऊपर जो जाएगा उसको एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे. एक लिमिट करते हैं, अपर का भी एक लोअर का. लिमिट. हाँ, उससे लो भी नहीं होना चाहिए, उससे अपर का up लोअर भी का नहीं. दोनों रहेगा. दोनों करेंगे. नहीं, अपर का नहीं रहेगा. अपर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग लोअर को ही एक्सेप्ट. लोअर वाला एक्सेप्ट करेंगे. नहीं, अपर लोअर दोनों लिमिट है. हाँ, दोनों हाँ. लिमिट है. हमने कहा ना, देखिए ये 3 होता ना, ये मिडिल है, इसके बीच रहेगा, इसके बीच रहेगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे. इट इज व्हाट, हाँ. प्लस माइनस ना, हाँ. प्लस माइनस है ना. हाँ, यस मैम. एक्स बार ये वेरिएबल के लिए है. कि प्लस माइनस इसके बीच रहेगा तब तो हम एक्सेप्ट करेंगे. हाँ. मान लीजिए कोई सामान है, उसका डायमीटर होना चाहिए 0.002 सेंटीमीटर, मान लीजिए. अब हर एक पाइप है या एक शीट है, जैसे अब एक कोच बन रहा है, एसी कोच, उसमें एल्युमिनियम शीट की जरूरत है, तो दैट हैज पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्युमिनियम इज यूज्ड, एल्युमिनियम शीट इज यूज्ड. ऐसा नहीं है कि कोई भी एल्युमिनियम लगा देंगे आप उसमें, वो एक पर्टिकुलर टाइप है का एल्युमिनियम यूज होता है एसी कोच बनाने में. नाउ देयर इज सर्टेन डायमेंशन ऑफ दैट एल्युमिनियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्युमिनियम. तो उस when it is being accepted by the railway or rejected, or when the supplier is sending to the railways, to he or she should see कि it has got the specified criteria, जो भी उसका acceptance region है, it is within that. Suppose मान लीजिए ये उसका thickness ही केवल लेते हैं, 0.22 सेंटीमीटर है, मान लो. एक मिनट, .22 सेंटीमीटर, तो हर एक तो 0.02 सेंटीमीटर तो नहीं होगा हर एक शीट. इट विल बी समथिंग प्लस माइनस समथिंग. तो कितना तक टॉलरेंस वो करेंगे? इट डिपेंड्स अपॉन बोथ द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर. मगर यहाँ ये टेक्निकल है, तो वो टेक्नोलॉजी कितना एक्सेप्ट करेगी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड, तो हाउ मच इट विल बी एक्सेप्टेड, तो व्हाट शुड बी द प्लस माइनस कितना होना चाहिए.
मान लीजिए इतना तो ज्यादा हो गया, 2 सेंटीमीटर रखते हैं, ये तो बहुत ही कम हो गया। तो मे बी मतलब ये 1.9 सेंटीमीटर होने से भी चलेगा, वो एक्सेप्टेंस में लेगा। हाँ, मान correct. लीजिए इतना है, +0.002 प्लस माइनस 2, तो जो भी हमारा शीट निकल रहा है वो इसके बीच में ही होना चाहिए। मैक्सिमम इट कैन गो टू 2.02 और मिनिमम इट कैन गो टू 2 माइनस 0.02 सॉरी, होगा ना? हाँ 2 माइनस 0.002 to 2 plus 0.002। इस लिमिट में होगा वो शीट, तो इट विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज रिजेक्टेड। otherwise rejected. I'm giving you this example because I have, and it has been my personal experience. यस मैम, यस मैम। इसीलिए मुझे ये एग्जाम्पल, ये इट कैन बी एनीवेयर। मान लीजिए आप मेडिकल इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, बिकॉज यू आर इन एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन अ हॉस्पिटल, तो उस जो भी इक्विपमेंट आप लेना चाहते हैं, वेदर इट इज EGC मशीन और व्हाटएवर इट इज, तो उसका एक क्राइटेरिया होगा ना, किस तरह का होना चाहिए, तो उसका एक टॉलरेंस लिमिट भी होना चाहिए। एकदम तो वो देखना पड़ेगा कि कितना तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, कितना ऊपर नीचे जा सकता है। तो एग्जैक्टली हर एक मशीन एक तरह का नहीं होगा। माना आप हर मशीन का एक एक्सेप्टेंस लिमिट होता है, एक्सेप्टेंस लिमिट होगा। तो ये जब प्रोड्यूसर निकाल रहा है वो मशीन, तो एट दैट टाइम ही और शी शुड चेक कि ये एक्सेप्टेंस लिमिट में है या नहीं है, whether accordingly it will accept the whole lot or reject the whole lot. आप मशीन खरीद रहे हैं, आप कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, because it is being used everywhere. Up, whether you are in a hospital, whether you are in an automobile sector, whether you are in solar energy sector, वहां भी वो क्या लिथियम बैटरी यूज होता है कि नहीं? हाँ, तो उसका भी तो एक भी तो स्पेसिफिकेशन, एक क्वालिटी क्राइटेरिया होता है, बट दैट इज द बेसिक। बहुत चीज यूज होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, पर लिथियम बैटरी इज वन ऑफ द एसेंशियल थिंग। पूरा सोलर एनर्जी उसी पर डिपेंड करता है। तो उस लिथियम बैटरी को बनाने के लिए जो लिथियम आएगा, उसकी भी क्वालिटी चेक करनी पड़ती होगी। सबका अपर और लोअर लिमिट देखते हुए हमको चेक करना है, क्वालिटी एक्सेप्ट करना है। एकदम एग्जैक्ट तो हो ही नहीं सकता है ना। नहीं, एग्जैक्ट नहीं हो सकता। एग्जैक्ट नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता है। वेरिएबिलिटी तो रहेगी, मगर उस हाउ मच वेरिएबिलिटी इज एक्सेप्टेबल, that you have to do it, that is quantitative, that is where statistics is used. Any other questions? No, ma'am. You have done ISO 9000 also. Mr. Rangachari has Yes. told you that total quality management. Total quality management means it is not the job of only one person.
टोटल है ना. Then you Yes, have done ma'am. total productive maintenance, where how the 5S, that is very clear कि किसी को maintain करने के लिए you have to keep your whole thing neat and clean, in order, some standard has to be used and things like that. So from next class we'll do for some specific industry. How the implementation of these tools and techniques which you have learned in your operations management, how it is being used in a specific industry, whether it is a solar energy sector, or whether it is in hospital or automobile or e-commerce. जैसे e-commerce में भी, see, for any business there are 3 dimensions. Any business, एक तो order, हालांकि मेघना has not come, she was the one who was interested in e-commerce. Uh, 3 डायमेंशन होते, एक ऑर्डर, एक प्रोसेसिंग और एक डिलीवर. एक डिलीवर. और एक deliver. Now order and process can be totally digital, isn't it? आप आज के समय में क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप टिकट कर रहे हैं तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, डिजिटली यू कैन पे फॉर इट. ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ आपको ये टिकट चाहिए, मान लीजिए सिनेमा का टिकट चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं कि आपको 2 टिकट चाहिए, 3 टिकट चाहिए, जो भी चाहिए. उसकी प्रोसेसिंग भी डिजिटली, पेमेंट भी हो जाएगा, डिजिटली प्रोसेसिंग भी हो जाएगा. The company through which you are doing the ordering, they will do the processing. You have to do the payment, every processing, but delivery, this cannot be totally digital. क्योंकि there are certain items, ticket है तो online आ गया, you take out a printout or you keep the ticket in a mobile to show it on the movie hall. जो भी करना है आप उसका हार्ड कॉपी निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते हैं, तब भी चलेगा, whether it is a plane ticket, whether it is a train ticket, whatever it is. But suppose you are ordering pizza, अब उसका एक फोटोग्राफ तो नहीं आ जाएगा आपके पास ना. That has to be physical. ई-कॉमर्स में मेन तो यही है ना, इनका ऑपरेशन तो यही तीनों चीज पर चल रहा है, ऑर्डर, प्रोसेसिंग, डिलीवर. तो डिलीवर कैन बी, इट कैन बी डिजिटल, इट कैन बी फिजिकल. तो इट डिपेंड्स अपॉन द गुड. मेनली सर्विस में तो हो सकता है कुछ चीज, जैसे आपने अपने कार का इंश्योरेंस किया तो इट कैन बी डिजिटल, इट कैन बी डिजिटल, पूरा ई-कॉमर्स हो जाएगा और ई बिजनेस जो भी कहिए. मगर the main thing is these are the 3 dimensions: order, processing, deliver. These things can be made total digital, order and processing, but delivery is partially digital, partially physical. अब जितने operations हैं, because they are also dealing with some goods or services, तो उसके क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उसमें ऑपरेशन कब क्या ऑर्डर करना है,
Like for example, they can, the basic concept behind it, that you are not going to the shop, but at least whatever material they have to have a warehouse for those materials. जैसे Amazon में क्या है, क्या क्या मटेरियल है, यू कैन सी इट, तो वो सारे डेटा अवेलेबल होने चाहिए फॉर द कंज्यूमर. तो ये ऑपरेशंस तो करने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि वो हो जाएगा आराम से. हमें बहुत आराम लगता है कि हमने डिजिटली ऑर्डर कर दिया, वो सामान आ गया, पर उसके पीछे जितने ऑपरेशंस हो रहे हैं वो दैट इज quite difficult and complex. So setting up a e-commerce is not all that easy. क्योंकि जो बैक ऑफिस में जो काम हो रहा है, हम तो बस फ्रंट ऑफिस का देख रहे हैं ना, जो बैक ऑफिस में काम हो रहा है वो तो हम नहीं देख रहे हैं. The amount of work is required over there. In operation, everything will come, both the back office and the front office. कुछ चीजें because of digitization and the development of technology has become easier, but it has also brought in a lot of complexity, lot of competition. Now your competitor is just a click away. जैसे आप तो एक दुकान में गए, नहीं मिला कुछ चीज, फिर एक फिजिकल होगा ना कि फिर दूसरी दुकान में जाइए. पर यहाँ क्या है, आपने अमेज़न में क्लिक किया, नहीं मिला आपको सामान, आप दूसरे में फ्लिपकार्ट में चले जाइए, बस एक क्लिक ही तो करना है, क्या करना है. तो योर कंपटीशन इज आल्सो राइजिंग. ये इजी हो जाता है कि लाइक सपोज इफ यू वांट अ ब्लू ड्रेस, तो आप अपने सर्च में डाल दीजिए ब्लू ड्रेस, तो इट विल गिव यू ऑल ब्लू ड्रेसेस and among them you choose one. But suppose if you don't like any one of them, then you go to some other site. From there you can choose. So ordering and processing has become very easy for the consumer. But उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो that is not that easy. That they have to do it. So lot of work is involved in the whole operation of a e-commerce. हालांकि मेघना तो आई नहीं है, she was the one who was interested in e-commerce. Any other question? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so let's meet next Saturday. Okay, after that on 12th I won't be present. I'm going out, so I won't be available on 12th. But after that I'll be taking your classes. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, good night. Good night, ma'am. Good night. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Good night, ma'am.